प्यारे विद्यार्थियों, हम इससे पहले वाले लेक्चर में जालको की कंपनी के अंदर डायटोमिक की बात कर रहे थे और डायटोमिक के अंदर अपन ने वो इक्वेशन निकाला, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में ओमेगा और के बीच में रिलेशंस निकाला और डिस्पर्शन रिलेशंस फाइंड आउट किया था। तो उसको ब्रीफली रूप से मैं आपको थोड़ा समझा दूं। उसमें क्या करते हैं, डायटोमिक में अपन ने माना था कि NaCl परमाणु के लिए अपन ने इस प्रकार से डायग्राम प्राप्त हुआ था। 2n का निकटतम परमाणु जो सम संख्या थी उसको तो M2 कह दिया और जो विषम संख्या थी उसका द्रव्यमान M1 कह दिया। तो 2n का निकटतम परमाणु 12+1, 2n का निकटतम परमाणु 2n-1 होगा। इस प्रकार से मेरे पास जो पहला समीकरण आया वो तो प्राप्त हो गया। इस प्रकार समीकरण नंबर 1, ठीक है, M1 के कारण, मास M1 के कारण, है ना, जो विषम संख्या थी, और सम संख्या के कारण जो मेरे पास आएगा इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गया। इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब मैंने माना कि फर्स्ट इक्वेशंस के कारण जो मेरे पास सॉल्यूशन आया वो U2n+1 की वैल्यू तो समीकरण नंबर 3 आ गई तथा U2n की वैल्यू समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गई। फिर इससे मैंने इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद समीकरण नंबर 5 और 6 से मैंने वैल्यू उठा के इस समीकरण नंबर 1 और 2 में पुट कर दी। इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद में, है ना, सोल्व करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आया वो इस फॉर्म में प्राप्त हुआ और इक्वेशन नंबर 14 प्राप्त हुआ था। इक्वेशन नंबर 14 से मेरे पास रिजल्ट आया था इस प्रकार का, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो प्लस पार्ट होगा, तो उसे मैं क्या कहूंगा, प्रकाशिकी की शाखा कहूंगा। यदि मैं नेगेटिव वैल्यू लेता हूं, नेक्स्ट वाले टर्म में नेगेटिव वैल्यू लेता हूं, तो इसे मैं क्या कहूंगा, अकोस्टिक ब्रांच कहूंगा, धमनिक शाखा कहूंगा। तो इसके लिए ओमेगा और के बीच में मैंने इस प्रकार का ग्राफ प्लॉट किया। वो ग्राफ प्लॉट करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ध्वनिक और प्रकाश शाखा के लिए ओमेगा पॉजिटिव होगा उसको तो प्रकाशिक शाखा कहूंगा मैं, प्लस वाली शाखा, तथा नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसे ध्वनिक शाखा कहूंगा। तो इसमें तीन तरह की वैल्यू की अपन स्टडी करेंगे। जब के का मान 0 होगा तो ऑप्टिक ब्रांच और अकोस्टिक ब्रांच किस प्रकार की होगी। जब के का मान मैं अल्प लूंगा, अल्प मान, तो उस कंडीशंस में भी अकोस्टिक और ऑप्टिकल ब्रांच किस प्रकार की होगी। और जब के का मान मैं कितना मान लूं, साइन के की वैल्यू का मान अधिकतम मान लूं, प्लस में प्लस माइनस π/2 रखता हूं, तो उस कंडीशंस में ऑप्टिकल और अकोस्टिक ब्रांच भी अलग अलग प्राप्त होगी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ध्वनिक और प्रकाशिक शाखा में मैंने सबसे पहले माना कि जब के का मान इक्वल टू 0 हो तो समीकरण नंबर 15 का है, समीकरण नंबर 15 ये प्राप्त होगी। जब इसमें क्या है, के का मान 0, तो के का मान जब 0 रखूंगा उस कंडीशंस में मेरे पास ओमेगा प्लस की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो √2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन में m1 m2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 16। तथा यदि मैं के की वैल्यू 0 रखता हूँ नेगेटिव पार्ट के लिए, तो नेगेटिव पार्ट को लेता हूँ तो उस कंडीशंस में इसका मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव रखने के बाद में ये दोनों की वैल्यू 0 प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि ये मान 0 रख दूंगा, 0 रखने के बाद में m1 प्लस में m2 अपॉन m1 m2 आएगा, ये पावर होल स्क्वायर आएगा, है ना, और इसकी पावर 1/2 हो रहा है ना। तो इस कंडीशंस में ये एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद मेरे पास प्लस पार्ट के लिए तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 2 बीटा √m1 प्लस में m2 अपॉन में m1 m2। तथा जब मैं नेगेटिव लूंगा, अर्थात नेगेटिव वाली वैल्यू लेता हूं, माइनस बीटा वाली लेता हूं, तो उस कंडीशंस में ये वैल्यू 0 हो ही गई और ये वैल्यू और माइनस का ये वैल्यू दोनों होंगे तो ये वैल्यू 0 प्राप्त होगी। तो इस कंडीशंस में जब के का मान 0 के ऊपर होगा तो उस कंडीशंस में मेरे पास जो ओमेगा पॉजिटिव होगा, अर्थात पॉजिटिव का मतलब प्रकाशिक शाखा का मान अधिकतम होगा और प्रकाशिक शाखा का मान के बराबर 0 पे, के बराबर 0 इस पे प्रकाशिक शाखा का मान अधिकतम होगा तथा ध्वनिक शाखा का मान क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट मैंने कंडीशन ली कौन सी, के इक्वल टू, जब के इक्वल टू मैंने क्या किया, अल्प मान के लिए रहता हूं, अर्थात साइन के अप्रोक्सीमेट इक्वल टू के के बराबर मानता हूं। तो समीकरण नंबर 15 में मैंने ये वैल्यू पुट की, तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, बीटा इंटू m1 प्लस में m2 अपॉन m1 m2 इंटू में 1 प्लस माइनस का 2 m1 m2 इंटू में k स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस में m2 का होल स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो इससे मैंने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद में
जो मेरे पास रिजल्ट आ गया वो आ गया ओमेगा पॉजिटिव का होल स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू प्राप्त हो गई। इसमें मैंने क्या किया, के स्क्वायर को मान को मैंने क्या कर दिया, नगण्य कर दिया। नगण्य करने पे मेरे पास ओमेगा प्लस की जो वैल्यू प्राप्त हो गई वो प्राप्त हो गई √2 बीटा m1 प्लस में m2 अपॉन में m1 m2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 18। इसी प्रकार से यदि मैं इसकी वैल्यू नेगेटिव लेता हूं तो नेगेटिव लेने पर मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी ओमेगा नेगेटिव की वैल्यू वो आएगी के ए इंटू में √2 बीटा अपॉन में m1 प्लस में m2। अर्थात जब के की वैल्यू बहुत अल्पमान हो, तो अल्पमान हो तो मेरे पास जो ऑप्टिकल जो ब्रांच होगी प्रकाशिक शाखा उसकी वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 18 प्राप्त होगी, और मेरे पास जो ध्वनिक शाखा होगी वो वैल्यू प्राप्त होगी ओमेगा नेगेटिव की वैल्यू इक्वेशन नंबर 19। अब अतः के अल्पमानों के लिए ओमेगा प्लस लगभग नियत रहता है, परंतु ओमेगा नेगेटिव के साथ रैखिक परिवर्तन होता है। और यदि के इक्वल टू प्लस माइनस का पाई अपॉन 2a, के इक्वल टू तो सब मेरे पास डायग्राम दिया गया है कि के की वैल्यू में के इक्वल टू प्लस में पाई अपॉन 2a तथा माइनस का पाई अपॉन 2a रखता हूं। अर्थात इस कंडीशंस में मेरे पास ऑप्टिकल और अकोस्टिक ब्रांच जो प्राप्त होगी वो इस प्रकार से प्राप्त होगी। तो इक्वेशन नंबर 15 में मैंने माना कि k इक्वल टू प्लस माइनस का पाई अपॉन 2a समीकरण नंबर 15 से प्राप्त हो गया, जिससे मेरे पास ओमेगा प्लस की जो वैल्यू प्राप्त होगी समीकरण 15 से वो इक्वेशन नंबर इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, ओमेगा प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। जिससे मेरे पास ओमेगा प्लस की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो तो प्राप्त हो गई √2 बीटा अपॉन m2 प्राप्त हो गई। इसे मैं क्या कहूंगा, ऑप्टिकल ब्रांच कहूंगा। तथा नेगेटिव वैल्यू होगी, ऋणात्मक वैल्यू होगी, ऋणात्मक होने के बाद में इससे मेरे पास नेगेटिव वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 2 बीटा अपॉन m1 की पावर 1/2। ये क्या कहलाएगी, ऑप्टिकल ब्रांच, ध्वनिक शाखा, जो ऋणात्मक जो मान प्राप्त होता है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 21। तो मैं कह सकता हूं कि ये तो प्राप्त होगी ध्वनिक शाखा के लिए वैल्यू। ध्वनिक शाखा के लिए मेरे पास जो डायग्राम है इसमें देखिए कि ध्वनिक शाखा के लिए इसकी वैल्यू तो √2 बीटा अपॉन m1 प्राप्त हो गई, ठीक है, ध्वनिक शाखा के लिए। तो और ऑप्टिकल ब्रांच होगी तो √2 बीटा अपॉन में m2, प्रकाशिक शाखा में क्या आ जाएगा √2 बीटा अपॉन में m2, बस अंतर m1 और m2 का ही है। तो ऑप्टिकल ब्रांच होगी तो उसमें तो डिवाइडेड बाय m2 है, तथा यदि अकोस्टिक ब्रांच है तो उसमें डिवाइडेड बाय m1 है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू के लेते हैं, k इक्वल टू प्लस माइनस का पाई अपॉन 2a यदि लेते हैं तो उस कंडीशन में मेरे पास ये वैल्यू प्राप्त हो गई। देखिए इक्वेशन नंबर 20 में देखिए 2 बीटा अपॉन m2 की पावर 1/2 ऑप्टिकल ब्रांच में, तथा अकोस्टिक ब्रांच में आ जाएगा 2 बीटा अपॉन में m1 की पावर 1/2। अब मैं जो डायग्राम के अंदर वर्जित ऊर्जा अंतराल था, इस वर्जित ऊर्जा अंतराल को निकालना चाहता हूं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल क्यों आया, इसकी वैल्यू ऐसी क्यों होती है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, फॉरबिडन गैप एनर्जी निकाल रहा हूं। तो प्रकाशिक शाखा में जब k का मान क्या होता है, 0 होता है, k का मान क्या होता है 0 पर ये अधिकतम होगा, जिसे ओमेगा मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या जाएगा √2 बीटा m1 प्लस में m2 अपॉन में m1 m2, इक्वेशन नंबर 22, ठीक है। और फॉरबिडन गैप जो एनर्जी के अंदर जो मिनिमम पार्ट होगा, यदि k बराबर प्लस माइनस का पाई अपॉन 2 रख देता हूं तो न्यूनतम मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ओमेगा प्लस में मिनिमम √2 बीटा में m2 प्राप्त होता है, इक्वेशन नंबर 23। और यदि मैं इसी चीज को ध्वनिक शाखा के लिए लूं, मतलब अकोस्टिक ब्रांच के लिए लूं, जब k बराबर 0 होता है उसका न्यूनतम मान होता है, इसलिए ओमेगा नेगेटिव मिनिमम की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी, तथा k की वैल्यू प्लस माइनस का पाई अपॉन 2 पर इसका अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो उस कंडीशंस में ओमेगा नेगेटिव जो मैक्सिमम की वैल्यू प्राप्त होगी वो √2 बीटा अपॉन m1 प्राप्त हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 25 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ध्वनिक शाखा में दो तरह की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो गई। तो k बराबर 0 पर ध्वनिक शाखा में आवर्ती का मान मिनिमम होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी, तथा k प्लस माइनस का पाई अपॉन 2a पर अधिकतम मान प्राप्त होगा जिसकी वैल्यू ओमेगा नेगेटिव मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी √2 बीटा अपॉन में m1 प्राप्त होगा। इस प्रकार आवर्ती बैंड √2 बीटा अपॉन में m1 लेस देन ओमेगा ग्रेटर देन √2 बीटा अपॉन m में ओमेगा के मान संभव नहीं है, अर्थात इस अंतराल में स्थित आवर्तियों की तरंगे एक विमीय द्विपरमाणु चालक में संचरित नहीं हो सकती। अतः इस आवर्ती अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, जिसे चित्र 4 में
आच्छादित पर प्रदर्शित किया गया है। इसको छायांकित से अपन ने प्रदर्शित किया गया है इस इक्वेशंस में, इस डायग्राम के अंदर ये देखिए इसको अपन दिखाया गया है, तो ये प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शन में ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच में जो वैल्यू प्राप्त होगी वो इस प्रकार की प्राप्त होती है, इसलिए इनमें क्या कम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। और यदि M1 बराबर M2 हो तो यह अंतराल शून्य हो जाता है। इस प्रकार एक विमेय द्रव्यमान चालक एक यांत्रिक बैंड ऊर्जा फिल्टर की भांति कार्य करता है। यदि M1 इक्वल टू M2 में मान लेता हूं कि दोनों का मास का मान बराबर होता है तो ये अंतराल और भी शून्य हो जाता है। इस प्रकार एक विमेय द्रव्यमान चालक एक यांत्रिक बैंड ऊर्जा फिल्टर की तरह कार्य करता है। तो ये मेरा जो चालक ऊर्जा था उसका पूरा टॉपिक खत्म होता है। जालकों में जो कंपन होता है उसका पूरा टॉपिक मेरा खत्म होता है। धन्यवाद।